हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का, जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, पहली बात तो ये सॉल्यूशन ही बहुत कमाल का टॉपिक है और ऊपर से हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, तो और भी ज़्यादा कमाल का है। तो अपनी तो पुरानी जैसी आदत ही है कि पूरी स्पेयर जो भी लिखा था उसको पूरे हर चीज़ को समझते हैं। यहाँ हम एक बात बताएं, राउट्स लॉ भी हम यहाँ पढ़ेंगे। राउट्स लॉ एक होता है, जैसे पिछली वाली वीडियो में तुमने हेनरी लॉ पढ़ा होगा, यहाँ राउट्स लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे। एक बात बता दें बेटा, कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता है और हर सब्जेक्ट में नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। 95 से अबव नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, एक गाइडेंस और दूसरी बात उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस टॉपिक में कमांड। तो बस तुम किसी भी जगह टॉप कर सकते हो आसानी से। देखो, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप आता वो आता है कि आखिरकार उस टॉपिक पर कमांड कैसे करनी है। जैसे अगर वेपर वेपर प्रेशर पढ़ रहे हो तो जेई मेंस नीट सब जगह के क्वेश्चंस लग जाने चाहिए, इतना बात होनी चाहिए। हर चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, हम क्या करने वाले हैं, वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट हो लिक्विड। कन्फर्म। अब जो बात आती है वेपर प्रेशर की, क्या आती है वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर कोई कठिन नहीं है, इतना जान लो कि वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसे हिंदी में भाप बोलते हैं। और इस वेपर का तो वेपर प्रेशर मतलब भाप का बड़ा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। इसी की हेल्प से तो ट्रेन बन गई थी, भाप का इंजन। तो सोचो क्या वो कितना प्रेशर लगा था, कितना कमाल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि वेपर प्रेशर। तो अगर तुमने कभी देखा हो, अगर वेपर्स देखना बहुत आसान है, सुबह सुबह तुमने अगर देखा हो तो कुकुर में से वो सीटी निकलती है, उसमें से कुकुर बजता है, उसमें से ऐसे निकलती है। अगर वहाँ भी ऑब्जर्व नहीं किया हो तो कभी देखना चाय बनती है, अगर कोई भी खाना बनता है तो ऊपर देखना वेपर्स आते हैं। उनको अगर फील करना तो उसके ऊपर ऐसे हाथ लगा देना, तुम्हारे हाथ में वेपर्स आ जाएंगे। ये रही इतनी सी बात है। देखो, वेपर्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। या फिर कभी बोलते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एवोपरेट होना। एवोपरेट मतलब होता है भाप बनना। मतलब अगर कोई चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं एवोपरेशन। और अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज होती है उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। अब तुम कहोगे इस कंडेंसेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, घबराओ नहीं। देखो, इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन या एवोपरेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन, कंडेंस या सॉलिडिफिकेशन। ये सब 9th-10th की बात है, सॉलिडिफिकेशन है। देखो, नहीं, सॉलिडिफिकेशन तो लिक्विड से सॉलिड बनता है, वो नहीं, कंडेंसेशन है। इतनी सी बात हम लोगों ने देख ली है। अब इस बात का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एवोपरेशन का और कंडेंसेशन का। जैसे अगर मान लो यहाँ तो तुमने हीट देख, इसमें वेपर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हीट क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देती है। यहाँ हम क्या देखेंगे, हम बिन मतलब कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं। देखो, कोई भी हीट नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर तुम कभी नदी या तालाब के पास से गुजरे हुए हो तो तुमने देखना इसके ऊपर एक काला काला सा ऐसी भाप बन जाता है, देखने को मिलेगा। ये क्या है, वेपराइजेशन तो हो रहा है, एवोपरेशन ही तो हो रहा है ना, कुछ एवोपरेट हो रही है। यहाँ तो ऐसा तो नहीं किसी ने नीचे हीटर लगा दिया और फिर कोई सिलेंडर लगा दिया तो उसकी वजह से हो रहा है। सिंपल सा टेम्परेचर में भी हो जाता है एवोपरेशन, और हर टेम्परेचर पॉसिबल है जब तक 0 केल्विन ना हो जाए। बस हर जगह हर टेम्परेचर में कुछ ना कुछ अमाउंट कम होती जाती है। देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे कांच का गिलास लेना, इसको ऊपर से अच्छे से टाइटली ढक देना है, बंद कर देना, सेट कर देना। फिर यहाँ भरना पानी। क्या भरना, यहाँ तक भरना पानी। पानी भर लिया है, पानी भरोगे तो मान लो यहाँ तक हमने भरा हुआ है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। कुछ देर बाद देखोगे कि ये पानी भाप में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
मान लो ये कितना था, हमने मान लिया है 100 ml पानी था, ये क्या हुआ, भाप में बनना स्टार्ट हो गया है। कन्फर्म है, देखते देखते पूरा मतलब ऐसा आया कि एक टाइम ऐसा है कि इसका एवोपरेशन होना बंद हो गया होगा, लेकिन लगेगा कि ऐसे एवोपरेशन होना बंद हो गया है। जब ये कोई चीज़ एवोपरेट होगी तो मतलब कोई वाटर की क्वांटिटी मान लो इतनी कम हो गई, फिर इतनी हो गई है, मतलब एवोपरेट होकर मतलब हमने मान लिया है कि बचा है 4 सेंटीमीटर तक, लेकिन देखो क्वांटिटी बराबर रहेगी। अगर 11th क्लास में तुमने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम ये सब पढ़े हो तो तुम्हें समझ में आएगी, जब अगर क्लोज सिस्टम है तो मास की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो इतना रहा चेंज रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर ये वाटर था, पानी था, ममम था, तो वाटर क्या हुआ, वेपर्स में चेंज हो गया है। और वाटर का वेपर्स में या लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने को बोलते हैं एवोपरेशन। मतलब क्या हो गया, वाटर एवोपरेट हो गया, एवोपरेशन। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो एयर में आ गया इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आ गए हैं एयर में, मतलब इसमें ऊपर, ये ऊपर टाइटली बाउंड है। तो इतना तो पता है कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, बेसिक सी बात है कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जो ये पार्टिकल देखना कभी इस लिक्विड से टकराएंगे, जैसे ही लिक्विड से टकराएंगे ये फिर दोबारा पानी में चेंज हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पता क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि जितना एवोपरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन हो जाएगा, जितना एवोपरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन हमें देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि किस किस में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है, लिक्विड में और वेपर्स में। यहाँ क्या कर किस में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, लिक्विड में एंड वेपर्स में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि आखिरकार कैसे वेपर्स बनते हैं। ये जब वेपर्स यहाँ बन गए होंगे तो ये कुछ ना कुछ, ये मान लो अब एयर तो समझ लो ना, ये इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे कि नहीं, प्रेशर लगा रहे हैं कि नहीं, हमने कल को लगा रहे हैं, इस पर भी लगा रहे हैं। तो जो प्रेशर लगाया जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं, सादा सिंपल सी सस्ती वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेपर प्रेशर की क्या होगी डेफिनेशन। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन, क्या रही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया। कोई उसी को लैंग्वेज में लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि तुम किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी लिखाओ या फिर कभी ना किसी को समझा दो। मेन बात यही थी कि जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इसी वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर नहीं बोल सकते हैं क्या पार्शियल प्रेशर। और बेसिकली यहाँ सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ही है ना, वाटर मतलब वेपर सिर्फ वाटर के हैं, तो इसी प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर। तो आखिरकार टोटल प्रेशर किसकी वजह से है, वेपर्स की वजह से है, तो इसी को टोटल प्रेशर बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कितना तक समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो वेपराइजेशन भी बढ़ता जाएगा और फिर अलग जगह इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो टेम्परेचर के अलग अलग फैक्टर हैं। अगर कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में से CBSE में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, कि क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो उसका फॉर्मूला लॉग P2/P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन H T2 - T1/T1 T2 और नीचे है 2.303 R गैस कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। एक कब है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। देखो P1 वेपर प्रेशर है कितने पे, T1 टेम्परेचर पे, और P2 वेपर प्रेशर है कितने पे, T2 पे। तो मुझे और ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी सिंपल सा समझा हमने वेपर प्रेशर।
अब हम समझते हैं कि फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड, कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो चलो वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है उसका नाम है नेचर ऑफ लिक्विड, कि आखिरकार कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, मतलब लिक्विड ले रहे हैं। अब तुम समझोगे कि अगर लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंडेंसी करते हैं, तो मैं कहूँगा इसमें होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अब तुम्हारे दिमाग में बात खटकी होगी कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ आने को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। देखो जैसे एक ये समझो कि मान लो ये तुम्हारा एक कोई कंटेनर है, इस तरीके से समझो। ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, जैसे हमने पानी ले लिया है, ये पानी के ऊपर वाली लेयर है, ये पानी के नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो देखो। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है कि फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको याद रख लो, फोर्सेस, या फिर बोलते हैं बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो मतलब इस वाले मॉलिक्यूल्स इसके साथ बॉन्डिंग होगी, इसके साथ बॉन्डिंग इसके साथ होगी कि नहीं, ऐसे। इस तरीके की बॉन्डिंग है। अब देखो एक चीज़ याद रखो कि ऊपर वाली लेयर जो है इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होने की है। मान लो कि ये यहाँ भागना चाहता है, ये वाला यहाँ जाना चाहता है, ये वाला मॉलिक्यूल इससे बॉन्डेड है। अगर इसका नाम अनीता और इसका नाम विनीता रख देते हैं, इस मॉलिक्यूल्स का अनीता, इसका विनीता। अगर इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये विनीता अनीता को नहीं छोड़ेगी। तो जब विनीता अनीता को नहीं छोड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि वेपर्स कम बनेंगे। क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे कम, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा कम। क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा कम। और जिसके वेपर्स कम बनते हैं उसे बोलते हैं लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है कि जो जल्दी हवा में मतलब उड़ जाए, लेस वोलाटाइल। तो हमने क्या बोला है कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया है, नहीं सॉरी, वेपर प्रेशर किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी सराउंडिंग में आ जाएंगे। जैसे मान लो बारे मॉलिक्यूल जल्दी यहाँ के आ गए ना, तो वेपर्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है। वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा, इसको मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कितना तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। या फिर तुमने सिंपल सा देखा होगा, पेट्रोल देखी कभी? पेट्रोल कितने जल्दी भाप में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पार्टिकल्स नहीं छोड़ते। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। तो इसमें सीधा सिंपल सा रिलेशन है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अपन ने रियल लाइफ में देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। कि जैसे अगर मान लो पानी है, पानी को गर्म कर दो तो जल्दी जल्दी भाप बनने लगती है। लेकिन इसका साइंस में क्या रीज़न है? साइंस में रीज़न है उसका काइनेटिक एनर्जी। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना जो सरफेस होता है जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ेंगे जितने ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या क्या रिलेशन है। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि वेपर प्रेशर जो होता है, जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पे कंडेंसेशन एंड
एवोपरेशन होता रहता है। वेपर प्रेशर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक पहला फैक्टर होता है वो तो नेचर ऑफ लिक्विड, इसमें तो जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तो सिंपल सा हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में कि बीपी मतलब वेपर प्रेशर लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। देखो अभी तक तो अपन सिर्फ स्टेज फॉर्म कर रहे थे, मेन काम तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो लिक्विड सॉल्यूशन तो जानते हो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आखिरकार क्या क्या हो सकता है? 3 प्रकार के सॉलिड हो सकते हैं। कौन कौन से सॉलिड हो सकते हैं? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकते हैं, और तीसरा जो है वो सॉलिड हो सकता है। तो एक बात बता दें कि हम लोग एक गैस वाला पहले पढ़ चुके हैं, पहली जो वीडियो में पढ़ चुके हैं। खैर गैस सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती हैं वो बात हो चुकी है। जो सब सॉल्युबिलिटी पढ़ी तब हमने सब फैक्टर पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये रहा लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल ही मिस करना, क्योंकि थोड़ा भी मिस करोगे आगे आगे दिक्कत आती जाएगी। तो एक चीज़ हम लोग पहले दिमाग में सेट कर लो कि जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ 2 कंपोनेंट से मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तो शायद कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और एक बात तुम भी अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते तो फिर भी सुन लो कि जो लिक्विड होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं। देखो लिक्विड मतलब वोलाटाइल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो जल्दी भाप में चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसी पे डिपेंड करते हैं वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वो चीज़ कहलाती है जो भाप में चेंज हो जाए, और नॉन वोलाटाइल वो चीज़ होती है जो भाप में चेंज ना हो। तो इतना जान लो कि जितने भी लिक्विड होते हैं वो लगभग वोलाटाइल होते हैं। अब सबकी अमाउंट अलग अलग होती है, कोई वोलाटाइल ज़्यादा होता है, कोई वोलाटाइल कम होता है। तो आखिरकार हम बनाने वाले हैं लिक्विड का सॉल्यूशन। तो हमने मान लिया कि ए लिक्विड ले लिया है, बी लिक्विड ले लिया है। अब तुम इसी में कोई भी चीज़ मान सकते हो कि ए वाला ज़्यादा वोलाटाइल है, बी वाला कम वोलाटाइल है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको ज़्यादा वोलाटाइल मानते हो। देखो हमें मानते हैं कि बी इज़ मोर वोलाटाइल देन ए। हम मान के चल रहे हैं वोलाटाइल मतलब होता है कि इसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे इसके कंपैरिजन, मतलब जो जितना ज़्यादा वोलाटाइल मतलब जो जितना जल्दी भाप बनने की कोशिश करेगा उतना ही देखने को मिलेगा। जो जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसके उतना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। इस बात को भी याद रखना है। अब देखो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं कि जब वेपर्स बनते हैं तो 2 फेज बन जाती हैं, वेपर फेज बन जाती हैं और लिक्विड फेज बन जाती हैं। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब वेपर फेज बन जाती हैं एंड लिक्विड फेज बन जाती हैं तो एक समय आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेब्लिश हो जाता है कि कंडेंसेशन और एवोपरेशन बराबर अमाउंट में होने लगता है। मतलब जितना तुम्हारा लिक्विड बनेगा, जितना तुम्हारा गैस वेपर्स बनेंगे, उतने ही हमारे लिक्विड दोबारा बनने को आ जाते हैं। हाँ, अब इसमें एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट लॉ आया, तो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है राउट्स लॉ। इसको अपन लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ ने कुछ ज़्यादा देखो सिंपल सी बात कही थी। उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन है। मुझे इतना लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आया है। देखो उनका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर बाय गैस बाय वेपर ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये भी समझ में नहीं आया हो, चिंता नहीं करो। पहले हम करते हैं सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। मुझे पूर्ण विश्वास है, गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी। अपन समझते इस तरीके से, अपन बनाएंगे क्या, पैक। पैक समझ गए ना कि दारू का पैक बनने वाला है। यहाँ दारू के पैक में क्या क्या होता है, अल्कोहल होती है और होता है वाटर। तो अपन ले लेते हैं, देखो इस तरीके से, मान लो एक कंटेनर ही रहा, एक ये रहा, इसमें भरा है पानी। क्या भरा हुआ है, पानी है, H2O। एक रहा अपने पास दूसरा कंटेनर, इसमें भरी हुई है क्या, शराब, अल्कोहल, C2H5OH। सिंपल सा अल्कोहल मान लो, कोई बहुत सही है, अल्कोहल। अब ये जो वाटर है तो इसके कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स होंगे। तो ये मान लो ये वेपर्स का प्रेशर है P0, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, P0A। अब देखो हमारे पास क्या है, शराब है, इसके मतलब शराब के द्वारा भी कुछ ना कुछ इसे प्रेशर लगाया जाता होगा, वेपर प्रेशर, तो इसे मान लेते हैं P0B। कन्फर्म है। अब हमने क्या किया है, दोनों को लेके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया है। ऐसा सॉल्यूशन बनाया है कि जिसमें शराब भी है और पानी भी है, मतलब पैक बनाया अपन ने। क्या बनाया है, पैक। देखो यहाँ बात होती है क्लोज सिस्टम की, अगर क्लोज नहीं करोगे तो वेपर सारे उड़ जाएंगे, फिर अपन वो काम नहीं कर पाएंगे पेपर है। तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ वेपर्स बने होंगे। तो इसमें जो वेपर्स बने होंगे इनमें दोनों चीज़ के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, कि शराब के भी होंगे, कुछ वाटर के भी होंगे। इनके द्वारा कोई ना कोई प्रेशर लगाया जा रहा होगा, इसे बोलेंगे P टोटल, या फिर सिंपल सा P मान लेते हैं। तो जो P प्रेशर किस किस के द्वारा लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू A और प्रेशर ड्यू टू B, मतलब पानी की वजह से और शराब की वजह से प्रेशर लग रहा है। इसी चीज़ को अपन को समझना है। और कौन सा रॉकेट साइंस थी, तो उन्होंने कहा था, क्या कहा, राउट्स ने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर YA इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मतलब जो प्योर में रखा हो, मतलब इसमें कुछ मिक्स ना किया हो, प्योर कंपोनेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स A। मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड है ना, तो इसमें लिक्विड में जो भी होगा सॉल्यूशन बना होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सा कहने का मतलब था बस। कितना सा था, इतना सा कहने का मतलब था। और अगर हम कहें कि प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B इज इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर एट प्योर कंपोनेंट एंड उसका मोल फ्रैक्शन B। कन्फर्म है। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सस्ता सा वाला था। और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, NB अपॉन NA प्लस NB। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो डाल्टन अंकल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, डाल्टन अंकल ने एक बात बड़ी प्यारी सी कही थी। उनने कहा था, डाल्टन्स लॉ, उनने कहा था टोटल प्रेशर ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर YA प्लस पार्शियल प्रेशर बाय कंपोनेंट B, जो हमने यहाँ बात करी थी। एक सबसे पहले किसने बताया था, डाल्टन्स ने सबसे पहले इसको दिया था, इसलिए इनका नाम आ गया। अगर मान लो अपन दे देते तो अपन का नाम आ जाता, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। तो अपन ने इसको टोटल प्रेशर लिख लिया है, तो किसके बराबर आ गया है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा P0AXA, और इसका क्या आ जाएगा, P0BXB। कन्फर्म। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर
एक चीज़ बड़ी गलती से अगर याद रह गई हो, वैसे पता है जन्म बीत गए होंगे पढ़ते पढ़ते मूल फ्रैक्शन, कि मूल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मूल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इतनी चीज़ याद रखना चाहिए। तो इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं कि मूल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मूल फ्रैक्शन ऑफ बी। मुझे तो नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे? p इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ ए सब्सटीट्यूट कर दो, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या हमें टेंशन भी नहीं लेनी है। तो p इक्वल टू क्या आ गया है? पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी मूल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस, मतलब सिंपल सी कहने की बात है कि मूल फ्रैक्शन हमने सिर्फ बी के टर्म में ले आए हैं। क्या ले आए हैं? बी के टर्म में, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने इतना मान लिया है। तो इसे करोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मूल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन लो, लिख लो, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स बी। ये रही सिंपल सी सस्ती वाली बात। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस लगानी भी नहीं है। और एक चीज़ तुम्हें बता दें कि पार्शियल प्रेशर और प्योर कंपोनेंट फिक्स्ड होता है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अगर वाटर का जितना है तो है उतने टेम्परेचर पे। अगर तुम सॉल्यूशन कैसा भी बनाते रहना, चाहे पानी ज़्यादा कर लेना, चाहे शराब ज़्यादा कर लेना, चाहे कुछ भी करते रहना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस आएंगे इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब जो लिक्विड बी मिला रहे हो उसके मोल फ्रैक्शन है। तो इतना तो हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार तुम्हें किस किस प्रकार की डिपेंडेंसी दिखेगी। देखो P इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इनका तो कुछ नहीं होने वाला चेंज है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम 5, मान लेते हैं इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 7 और इसकी वैल्यू तो 5 है। तो P की वैल्यू और X की वैल्यू होगी वेरी, 5 प्लस 7 माइनस 5 एक्स बी, तो 5 प्लस 2 एक्स बी। तो अगर तुम एक चीज़ देखोगे कि जैसे अगर एक्स बी की वैल्यू अगर हमने 0.1 रखी, मतलब तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि P की वैल्यू मतलब टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स बी पे। अगर तुम एक्स बी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर तुम एक्स बी की वैल्यू घटाते हो तो इसकी भी वैल्यू घटेगी। सिंपल सी बात है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं लेनी थी, बहुत सिंपल, बहुत आसान। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार की डिपेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता ये है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, उसकी लीनियरली डिपेंडेंसी है किस पे? एक्स बी पे। लीनियरली का मतलब होता है कि अगर मान लो इसको इंक्रीज़ करो तो इसकी भी इंक्रीज़ होना चाहिए बराबर में। तो हम लोग करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर बात। क्या करते हैं? ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, तब तुम्हें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब देखो तुम्हें वही दो इक्वेशन याद होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर वाई ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पार्शियल यह वेपर प्रेशर वाई ए एट कम प्योर स्टेट में इंटू एक्स ए, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू तुम देखोगे तो पी नॉट बी एक्स बी। एक चीज़ तो हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू तो होती है कांस्टेंट। तो पी ए की वैल्यू तुम्हें क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए पे देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बहुत सिंपल सा, बहुत सस्ता सा आंसर है। और ऐसी सेम टू सेम तुम इसकी देखोगे तो एक्स बी पे इस पर भी डिपेंडेंसी देखने को मिली। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ तुम्हें कैसे देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ हम रख लेते क्या? एक्स ए, और यहाँ हम रख लेते हैं पी ए। तो ऐसा कुछ लीनियरली दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और सेम टू सेम अगर हम इसके लिए करते हैं तो यहाँ हम एक्स भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम पी बी।
इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनते दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब कई बच्चे सोच लेते हैं कि ए एंगल भी थीटा इक्वल टू 45 होगा। कंपलसरी नहीं है, नहीं होगा, याद रखना। गलती से भी गधों वाला दिमाग नहीं लगाना कि 45 हो, कोई भी एंगल हो सकता है, जनरल एंगल है। बस मेरा बताने का था कि डायरेक्टली इस तरीके का रिलेशन बनने वाला है। इस तरीके से रिलेशन होने वाला है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्स ए की कुछ वैल्यू ले रही है। एक्स ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होगी, 0 से 1 तक। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेम टू सेम इसकी भी कहानी हो सकती है कि एक्स बी की वैल्यू कहाँ हो सकती है, 0 से 1 तक, 0 to 1। देखो कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली है। हम क्या कर सकते हैं कि अब इसी इक्वेशन का बनाते हैं ग्राफ। किसका बनाते हैं, इस इक्वेशन का। देखो ये कुछ समझो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो यहाँ हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लेते हैं, एक ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ हम बनाते हैं क्या कि x की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू है कितनी, 0। कितनी है, 0 है। जबकि यहाँ मान लेते हैं कि एक्स बी की वैल्यू 1 है, जबकि एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0। घबराओ नहीं, समझाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो इसका ग्राफ बना ऐसा। इसको समझोगा क्या है। देखो यहाँ आएगा क्या, पी बी, पी नॉट बी। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, प्योर कंपोनेंट की। ये बना, इसका ऐसा ग्राफ बनता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अगर देखो किसी को याद हो तो बेसिकली हम इन दोनों ग्राफ को से मर्ज करके बना रहे हैं। अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, इतना सोच लो कि इन दोनों को मर्ज करके बना रहे हैं, इतना दिमाग में सेट कर लेना। और इस चीज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ बनेगा पी वी, पी नॉट ए। मतलब देखो पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से कम है, तो हमें क्या, हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि कंपोनेंट ए इज लेस वोलाटाइल देन कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी। अब एक जो बनता है वो देखो सुनो, इसका यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, ये है कौन सा ग्राफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये जो ग्राफ बना है वो बना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हमने कुछ नहीं, इसको लेके ऐसे रख दिया है। देखो ऐसा जो था ना, ऐसा, इसको हमने ऐसे रख दिया है। ये जो ऐसी लाइन बनती है, ये जो लाइन बनती है वो बनती है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ हम समझते हैं कि आखिरकार क्या है। ए है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, क्या है, यहाँ तुम्हें मिलेगी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। इसमें मतलब तुम यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू घटती जा रही है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट घटते जा रहे हैं जबकि मोल इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें देखो तुम अगर देखोगे, देखो ए 1 से 0 पहुंच गया है जबकि बी 0 से 1 पे पहुंच गया है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर लगाओगे तो आराम से समझ में आता जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा कि मतलब देखो, और जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा जहाँ भी होगा, तो वह हम क्या मान के चलेंगे, वह हम मान के चलेंगे कि जितने मोल फ्रैक्शन ए के हैं उतने ही मोल फ्रैक्शन बी के हैं।
ये 0 से 1 को 1 से 0 के बीच का वेरिएशन है इतना। और ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों लिक्विड के, दोनों वोलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर बराबर होने को तुम्हें देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? दोनों के। मतलब इस टाइप का ग्राफ है, इसमें अगर नहीं आया तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, 1-2 बार देखोगे सिंपल तरीके से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो और ये बता दें कि ए वाली जो एक्सेस है वो है वेपर प्रेशर की। क्या है? वेपर प्रेशर की। और ये वाली भी वेपर प्रेशर की है। ये भी वेपर प्रेशर की है। तो जैसे अगर इसी ग्राफ को अगर हम थोड़ा समझाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो ऐसी बनी है, ऐसी बनी है, ऐसी, और ये मान के चलते हैं कि ऐसा बना है, ये टोटल प्रेशर की डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ हम एक्स ए की वैल्यू 1 लेते हैं, एक्स बी की वैल्यू 0 लेते हैं। यहाँ एक्स ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं, जबकि एक्स बी की वैल्यू हम 1 लेते हैं। ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन किस किस के देखने को मिलेंगे? यहाँ मान के चलते हैं कि मोल फ्रैक्शन इसके हैं, वो कितने हैं? 0.8, जबकि मोल फ्रैक्शन बी के कितने हैं? वो होंगे 0.2। तो जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट बताएगा कि आखिरकार उस समय टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। कितना होगा? टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? अगर तुम कहोगे कि P इक्वल टू, यहाँ आएगी P की वैल्यू इस पॉइंट पे, P इक्वल टू क्या हो रहा है? P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। अब कोई विद्वान आदमी सोच रहा होगा कि आखिरकार आप इन दोनों की वैल्यू कहाँ से ला के दोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो बेटा जो ए वाली वैल्यू है ना, ये P0 A की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये P0 B की वैल्यू है। बुद्धिमान व्यक्ति अब आया समझ में कि कहाँ क्या होने वाला है। तो अब हम लोग सीधा सिंपल से लगा सकते हैं। अगर कोई यहाँ देखना होगा चाहे कि इन एक्सिस का क्या मतलब था इनका, और मान लेते हैं यहाँ ऐसे गई है। तो यहाँ जो है वो क्या है? ये था यहाँ कि यहाँ एक कंपोनेंट की वजह से था, और यहाँ था दूसरे कंपोनेंट की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर। किसके लिए था? पार्शियल वेपर प्रेशर। यहाँ ए के लिए मान लेते हैं, ए बी के लिए मान लेते हैं। तो मुझे यार अब उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं यार, राउट्स वाला याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अपन करते हैं एक क्वेश्चन। बहुत घिचपिच हो गई है, दिमाग घूमने लगा मेरा। इतना ही बहुत है, समझ लिया अपन ने बहुत। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका? कहाँ का? एनसीईआरटी क्वेश्चन। उसमें कहा वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 आर 200 मिलीमीटर मरकरी में दिए रखा है। मरकरी में तुम्हें आएगा नहीं समझ में, तो दिक्कत इसी जगह आ जाएगी कि मरकरी में क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एनसीईआरटी का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें कहा गया कि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एक मान लो कंपोनेंट होता है क्लोरोफॉर्म, इसका वेपर प्रेशर जो हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास है, वो है 200 mm मरकरी। परेशान नहीं हो, घबराने बहुत आसान है, बच्चे इसमें डर जाते हैं। और जबकि हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ये सब ऑर्गेनिक के कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़नी हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिक्कत आती हो बाय KP सिंह सर्च करना, ईजिली तुम्हें मिल जाएगा। बाय KP सिंह आराम से समझ में आ जाएगा वहाँ से। 415 mm मरकरी, इतनी सी सिंपल सी बात है। हमें अब क्या निकालना है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ। देखो मान लो इसमें कहा कि अब तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, जो हमने CHCl3 25.5 ग्राम ली, और जबकि हमने CH2Cl2 जो लिया है वो लिया है 40 ग्राम। मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन मिला के हम बना रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? देखो सिंपल सा मतलब होगा कि P टोटल की वैल्यू क्या होगी? P टोटल की वैल्यू होगी कि PYA प्लस PYA PYB। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं।
तो सिंपल से तुम क्या रखोगे, यहाँ रखोगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो जाएगा पी टोटल। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये अपने पास दे रखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं लगानी है। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास देखो, इसकी वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, और इसकी वैल्यू ये रही है। अब जो मेन निकालना है वो निकालना मोल फ्रैक्शन। दिमाग यहीं तो निकालना कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता है कि ए इक्वल टू होता है मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एन ए के मोल निकालो और एन बी के मोल निकालो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। ये आ गया मोल का मोल। तो एन की वैल्यू, एन ए के लिए क्या निकालेंगे, इसका वेट लो 25.5 ग्राम, और मोलर मास CHCl3 का मोलर मास निकालना आना चाहिए। देखो CHCl3 इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, और इसका होता है कितना 35.55 इंटू 3। सॉल्व करके लाओगे तो 11915 ग्राम पर मोल आएगा। कन्फर्म? इतना हो गया है, तो इसका आ जाएगा 119.5। बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो इसके मोल्स Na की मोल आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 0.213 मोल। अब हम दूसरी जगह बात करते हैं कि आखिरकार इसके मोल निकालो। मोलर मास इसका निकालना चाहिए CH2Cl2। हमने कहा इसका 12 होता है, इसके 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 35.5। सॉल्व करेंगे, जय माता दी जय माता दी, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएंगे तो हम लाएंगे 85 ग्राम पर मोल। क्या आएंगे 80 ग्राम मोल पर मोल। तो एन बी के मोल निकालने आने चाहिए कितने, यानी कि वेट कितना ले रहे हैं हम 40 रहे हैं, मोलर मास कितना ले रहे हैं आता है 85। सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा 0.470 मोल। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स ए का। तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालना काफ़ी आसान है, बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और हमने क्या लिया है, हमने लिया है 0.213 अपॉन 0.213.470। तो इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.683। इसको सॉल्व करो और आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा 0.312। और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्स ए से माइनस करो 1.312, तो आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। हो जाओ बच्चे फ्री 4.688। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें निकालना है कि ए के द्वारा कितना लग रहा है। तो ए का आंसर रखो, ए का है 200 इंटू मोल फ्रैक्शन 312। बी के निकालो तो बी के क्या हो जाएंगे, बी के होते हैं हाँ बी का कितना था, बी का था 415 इंटू 0.688। सॉल्व करके लाओगे 347.9 mm मरकरी। सॉल्व आंसर हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थे, कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं थी, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से राउट्स लॉ यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना, किस तरीके से हमें हैंडल करना, क्या सोचना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, यहाँ तक रिवाइज करा दें। और हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यहाँ सिंपल सा हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, फिर दूसरी बात हमने पढ़ा राउट्स लॉ। और कोई यहाँ खास बात नहीं पड़ी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना। अगर ग्राफ में ज़्यादा परेशान हो रहे तो उसे स्किप कर दो। हम नहीं कहते कि उसे फालतू दिमाग लगाओ और परेशान हो, लेकिन हल्का फुल्का तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ तक बताओ कि आखिरकार कौन सा टॉपिक कितना क्या लगा, क्या कठिन लगा है। मैं तो सिंपल सा जब था तो मैं राउट्स लॉ इतना ही याद करता था, x इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बाइनरी हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया IIT या नीट में कि 3 कंपोनेंट मिलाए हैं तो इसका टोटल प्रेशर पता कैसे निकालोगे, प्रेशर टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा प्रेशर बाय ए, प्रेशर बाय बी और प्रेशर बाय सी। इस तरीके से निकालेंगे।